हेलो। मेरा नाम सिद्धि है और मैं एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम पिछले 20+ साल जो मैंने काम किया है उसमें मैंने बहुत टाइम ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया है और मेरा स्पेशलाइजेशन ऑटिज्म के एरिया में है। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे का क्या प्रोफाइल है वो आप कैसे समझ पाओगे, कि क्या करना है जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑटिस्टिक बच्चे का प्रोफाइल क्या है। ओके। सो पहला जो क्वेश्चन रहता है इसकी क्यों हमको प्रोफाइल डेवलप करना है। ऑटिज्म ऐसा एक सिंपल कंडीशन नहीं है। एक ऑटिज्म एक जटिल कंडीशन है, एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, उसमें बहुत सारे एरियाज अफेक्टेड रहते हैं। ओके। तो अगर आपको सिर्फ जो लेबल मिलता है ऑटिज्म का, जो डॉक्टर बताते हैं, वो लेबल से आपको एक्चुअली पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कौन से एरिया में डिफिकल्टी बच्चे को आ रही है। क्योंकि ऑटिज्म जब लेबल मिलता है तो उसका मीनिंग क्या है कि बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है, मींस बच्चा लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अकेले रहता है या बात इंटरेस्ट दिखाता है लोगों के साथ, प्ले स्किल्स खेलता कैसे है, लैंग्वेज स्किल्स बात कैसे करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है अपनी नीड्स, पढ़ाई अगर उसके एडिशन में, अगर तो बेसिक लेवल ये एरियाज आपके अफेक्ट, उसके सेंसरी इश्यूज क्या है, कौन सी चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सी सेंसरी नीड्स उसकी कम वो अवॉइड करता है। बहुत सारे एरियाज अगर आप देखोगे जो मैंने अभी बोले, वो एरियाज भी 6 से 7 एरियाज मैंने अभी एक टाइम पे बोल दिए। तो एक एरिया नहीं है जिससे हम बोल पाए कि इसमें ही ऑटिज्म अफेक्ट करता है। तो इसके लिए ऑटिज्म एज सच एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो जाता है कि जहाँ अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स दिखेंगे। और आप अगर आप अगर 2 बच्चे देखोगे ऑटिज्म के, तो आपको 2 आइडेंटिकल ऑटिज्म के बच्चे नहीं मिलेंगे। आपको एक एरिया रहेगा कि जहाँ 2 बच्चे, अब अपने बहुत साल काम कर लिया है तो मे बी 2 बच्चे एक एरिया में सिमिलर दिखेंगे, जैसे सोशल इंटरेक्शन में सिमिलर दिखेंगे, मगर बाकी सब एरियाज में अलग रहेंगे। बच्चों में डिफरेंस दिखता भी है कि आप कैसे, अगर आपने कौन सी थेरेपी यूज की है, पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स को कितनी समझ है ऑटिज्म के बारे में। तो ये इसके लिए अगर आप बोलोगे कि सिर्फ मैं ऑटिज्म है इसके लिए उसको ये करती हूँ, तो ये रॉन्ग तरीका है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करने का। आपको बच्चे को पूरा समझना है, उनका एरियाज कौन से एरियाज में कितना अफेक्ट है ऑटिज्म का वो समझना है। और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि उसके साथ अभी क्या सिखाना है, क्या करना है उसके साथ। उसके इन एडिशन टू दैट, उसके ऊपर जो और एक जो प्रॉब्लम रहता है इसकी, ऑटिज्म एज अ कंडीशन सोलो नहीं आता है, मीन्स अकेले नहीं आता है। ऑटिज्म के डायग्नोसिस के साथ बहुत टाइम बच्चों को एडीएचडी का डायग्नोसिस मिल जाता है, या एलडी का डायग्नोसिस रहता है, या सेरेब्रल पॉल्सी रहता है, या विजुअल इम्पेयरमेंट ब्लाइंडनेस रहता है, तो एपिलेप्सी रहता है। तो आपको, तो हर एक जो कंडीशन या लेबल रहता है उसके साथ और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो सबसे आसान तरीका, अगर आपको ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम करना है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप वो बच्चे को स्टडी करो, पूरा उसका प्रोफाइल बनाओ और उसके प्रोफाइल के तरीके से काम करो, ना कि किसी लेबल के ऊपर से, लेबल के हिसाब से ऑटिस्टिक है तो ऐसा है, ऐसा नहीं सोचे। ओके, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग, मीन्स ऑटिज्म लेबल देखने की जगह प्रोफाइल पे स्टडी करो। ठीक है। तो अगर प्रोफाइल स्टडी करना है तो कौन से एरियाज आपको स्टडी करने हैं, तो एक तो आपको बच्चे को उसके एनवायरनमेंट में स्टडी करना है। दूसरा, वो कम्युनिकेट कैसे करता है, मीन्स वो अपनी जो नीड्स है, अपनी जो उसको जो चाहिए वो कैसे बताता है। तीसरा, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके साथ क्या हुआ है, कैसा था वो जब वो छोटा था तब से। चौथा, वो जब फ्री रहता है तो वो कैसा, क्या करता है, कैसे खेलता है। पांचवा, जब उसकी, वो अपनी खुद के काम कैसे करता है, खाना पीना कपड़े पहनना कैसे करता है। और लास्ट, की बच्चा एक्चुअली क्या चाहता है। ओके। ये 6 जनरल एरियाज है। अगर आप स्टडी करोगे तो आप
बच्चे का प्रोफाइल समझ पाओगे कि बच्चा एक्चुअली, बच्चे को हमें क्या सिखाना है, क्या रिक्वायरमेंट है बच्चे का। ओके, उसमें पहला इंडिविजुअल इन हिज एनवायरनमेंट। तो बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा जब अलग अलग जगह जाता है, जैसे घर में रहता है या गार्डन में चला जाता है या शॉप में जाता है, तो आप अगर उसको स्टडी करोगे तो उसका बिहेवियर अलग दिखता है। जैसे कोई कोई बच्चे घर में रहते हैं तो उनका एंगेजमेंट अच्छा रहता है, शॉर्ट टेबल चेयर पे बैठे रहते हैं तो मम्मी की तरफ देखते हैं, पापा की तरफ देखते हैं। मगर आप उनको गार्डन में लेके जाओगे तो वो सिर्फ भागते रहते हैं, वो ऐसे लगता है कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है उनको। या अगर क्राउडेड पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको उनको दूसरे बच्चों को ध्यान ही नहीं देते हैं वो लोग, या कान बंद कर लेते हैं। तो आप अगर बच्चे को अलग अलग एरियाज में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका सेंसरी सिस्टम क्या है, कि उसको क्या चीज से ओवरवेलम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है वो, और कौन सी चीज वो ज्यादा चाहता है और सीख करने की कोशिश करता है। तो अगर आप वीडियोस लेके बच्चे को स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा। अभी इसमें वीडियोस बहुत यूजफुल पड़ते हैं, बिकॉज अगर आप पेरेंट्स को पूछोगे तो पेरेंट्स के पास वो वर्ड्स नहीं रहते हैं ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या बताना है थेरेपिस्ट को। और थेरेपिस्ट जब बच्चे को देखती है तो वो एक रूम में देखती है, तो वो सिर्फ एक सिचुएशन में बच्चे को देखती है, उसको पूरा सिचुएशन दिखता नहीं है। सो इसके लिए जो ज्यादा यूजफुल पड़ता है कि अगर आप वीडियो लो बच्चे का और थेरेपिस्ट को दिखाओ, तो फिर थेरेपिस्ट ज्यादा समझ पाएगी कि एग्जैक्टली क्या होता है और वो बेटर स्ट्रैटेजी दे पाएगी, ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज दे पाएगी बच्चे के साथ काम करने के लिए। ओके, सो एक फर्स्ट वो आपको स्टडी करना है। सेकंड, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी क्या, बच्चा अपनी जो नीड्स है वो कैसे बताता है। अभी इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो कितना बात करता है, कम्युनिकेशन और बात, स्पीच एक नहीं है, वो दो अलग चीजें हैं। कम ऑटिस्टिक बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कोई कोई बच्चे रहते हैं कि उनको कोई चीज चाहिए रहती है तो वो चीज की तरफ नजदीक खड़े हो जाते हैं। जैसे मुझे घर से बाहर जाना है तो वो डोर की तरफ खड़े हो गए, अगर मुझे खाना चाहिए तो वो किचन की तरफ आ जाएंगे। कोई कोई बच्चे ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करते हैं, मीन्स उनको जो चीज चाहिए उस वो चीज लेके आते हैं। जैसे मुझे पानी चाहिए तो ग्लास लेके आए, खाना चाहिए तो प्लेट लेके आए, घूमने जाना है तो चाबी लेके आए, या आपके बाहर जाने वाले कपड़े हैं वो लेके आए। कोई कोई बच्चे हाइपर हो जाते हैं, रोते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं जब उनको कुछ चाहिए रहता है। कोई कोई बच्चे बात कर तो सकते हैं मगर उनको पूछना पड़ता है, पहले वो रोएंगे, हाइपर हो जाएंगे, और जब पूछें क्या हुआ तभी वो जाके बता पाते हैं कि मुझे खाना चाहिए या मुझे डैश चाहिए। तो ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिर हमें पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली क्या, एक तो बच्चा कितना बता पाता है और हमें क्या सिखा रहा है। ऑल्सो कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है वो उम्र के हिसाब से बढ़नी रहती है। जैसे बहुत से बच्चों का जो कम्युनिकेशन रहता है वो नीड बेस्ड रहता है, मीन्स वो अपना खाना पीना और अपनी जो नाउन्स और एक्शंस, मीन्स जो चाहिए वो चीज़ें बता पाते हैं, उससे उससे ज़्यादा वो नहीं बता पाते। जो वो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम रहता है, जो एक एरिया उनको सिखाना पड़ता है, क्योंकि 3 साल का 2 साल का बच्चा पानी उसका सिर्फ रिक्वायरमेंट खाना पीना बाहर जाना है, वो ठीक है। मगर 6 साल का बच्चा बहुत सारी चीजें कर सकता है, राइट। वो अपनी जो नीड्स है वो बता सकता है, वो अपने थॉट्स, जो उनकी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर सकता है, वो अपने थॉट्स है, मीन्स अपने दिमाग में जो विचार है उसके वो बता पाता है, वो चीज़ें पूछ सकता है, किसी के बारे में पूछ सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन रहता है वो एज के हिसाब से होना चाहिए। तो ये एरिया स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एरिया में डेफिसिट रहेगा तो आपको बिहेवियर्स डेफिनेटली दिखेंगे जो हमें नहीं चाहिए। ओके, जो तीसरा पार्ट है इस बच्चा अलग अलग लोगों के साथ कैसे रहता है। अभी ये एरिया बहुत कम स्टडी हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या लोगों किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो प्राइमरीली जो इंफॉर्मेशन रहता है वो प्राइमरी केयरटेकर, मीन्स जो मम्मी है उनका फीडबैक रहता है कि वो ये कर पाता है, ये कर पाता है। मगर
वो प्राइमरी केयर टेकर के साथ या मम्मी के साथ जो करता है वो जानना जरूरी है डेफिनेटली, मगर वो दूसरे लोगों के साथ क्या करता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक जो बड़ा प्रॉब्लम ऑटिज्म का रहता है जनरलाइजेशन, मीन्स वो चीजें एक जगह से दूसरे जगह खुद से लेके नहीं जाते हैं। ओके, तो आप अगर देखोगे तो बहुत टाइम ऑटिस्टिक बच्चों में रहता है कि पेरेंट्स बताएंगे कि मम्मी के साथ सब कुछ करता है, डैडी के साथ करता नहीं है, या मम्मी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मम्मी को आंसर कर देता है, डैडी ने पूछा, मासी ने पूछा, चाचा ने पूछा तो आंसर नहीं करता है। तो ये क्यों रहता है? बिकॉज वो जनरलाइजेशन नहीं हुआ है। या दूसरा है कि वो मम्मी के साथ रहता है, काम करता है, मगर वो उतना स्पॉन्टेनियस स्पीच नहीं आता है, मगर पापा के साथ मस्ती कर रहा रहता है तो स्पॉन्टेनियस स्पीच आ जाता है, बहुत से वर्ड्स वो खुद से खुद बोलने लगता है। तो ये जो आपकी डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें एक सेट ऑफ गोल्स देते हैं कि इसको जनरलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है कि उसको एंगेजमेंट का रिक्वायरमेंट है जिससे लैंग्वेज और आए। ओके, सो ये स्टडी करना ज़रूरी है, और ये स्टडी आप अगर वीडियोस से करोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बिकॉज फिर आप एक्चुअली एज अ थर्ड पर्सन देख पाओगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एरिया जो आपका रहता है इज हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में आपको पहली चीज जो देखनी है इस बच्चा जब जन्म हुआ तब से आपको क्या दिख रहा है। जैसे कोई कोई बच्चों का ऐसे रहता है कि उनकी जो डेवलपमेंट रहती है, फिजिकल डेवलपमेंट जो रहती है वो थोड़ी सी डिले रहती है। मीन्स अगर आप पेरेंट्स से पूछोगे तो बताएंगे कि हाँ उसने टर्न तो कर लिया मगर थोड़ा डिले टर्न कर लिया, वॉक तो कर लिया मगर थोड़ा लेट वॉक कर लिया, वैसे करके। तो जब आपको ऐसा फीडबैक मिलता है तो आपको मालूम है कि आप जान पाओगे कि ये बच्चे को अंडरलाइंग मोटर प्लानिंग इश्यूज हो सकते हैं जो आपको एड्रेस करने हैं, और जो बाकी सब इश्यूज में भी आगे आप जो सिखाओगे उस पर भी असर दिखाएगा। सेम वे कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो 15-16 महीने तक अच्छे चलते हैं और उसके बाद फिर वो उनका जो डेवलपमेंट रहता है वो स्लो हो जाता है या बंद पड़ जाता है या पीछे चला जाता है। तो ये भी स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम आप अगर देखोगे तो ये बच्चों का जब ये जब स्टैग्नेशन मीन्स स्टॉप हो जाते हैं या रिग्रेस हो जाते हैं तो उसमें उनका सेंसरी सिस्टम बदल जाता है। वो अवॉइडेंट हो जाते हैं, मीन्स सेंसरी इनपुट ज़्यादा लेते नहीं हैं, बंद हो जाते हैं, फिक्सेटेड हो जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, अपने अपने वर्ल्ड में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं। तो उसका साइन बेसिकली उससे हमें समझ में आता है कि उसका सेंसरी प्रोफाइल एक बड़ा प्रॉब्लम है जो जब आप थेरेपी करोगे तो वो एड्रेस करना ज़रूरी है। द सेम वे अगर बहुत टाइम ऑटिस्टिक बच्चों में आप देखोगे कि मेडिकल कंडीशंस रहते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप रहता है, या एपिलेप्सी का हिस्ट्री रहता है, तो ये भी हमें स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, जो हमें हमारे गोल्स में हमको गोल्स बनाते वक्त हमको समझ में आना चाहिए। ओके, एक जो सेकंड जो एरिया आपका जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस थेरेपीज, मीन्स आपके पास्ट में थेरेपीज क्या हुए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि ऑटिज्म में बहुत सारे थेरेपीज रहते हैं। ओके, और हर एक थेरेपी जो रहती है वो एक एरिया पे फोकस करता है। जैसे आप स्पीच थेरेपी देखोगे तो वो स्पीच पे फोकस करता है। आप अगर एबीए देखोगे तो वो थोड़ा लैंग्वेज पे, थोड़ा बिहेवियर पे फोकस करता है। आप ओटी देखोगे तो वो फाइन मोटर मीन्स आपके बच्चा हाथ के साथ अपने काम कैसे करता है, कटिंग कैसे करता है, स्टिकिंग कैसे करता है। स्पेशल एजुकेशन देखोगे तो पढ़ाई के बारे में। तो आप सिर्फ थेरेपी किए इससे नहीं होता है, आपको देखना है कि एग्जैक्टली क्या थेरेपी हुई है जिससे आप पहचान आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से एरियाज आपके काम हुए नहीं है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को थेरेपिस्ट ने टेबल पे 10 वर्ड्स सिखाया, 10 पिक्चर्स के नाम सिखाए हैं। ओके, बट उसको अगर किसी ने वो पिक्चर्स जो
शब्द जो शब्द पिक्चर्स पे सिखाया है वो रियल लाइफ में यूज करना नहीं सिखाया है, तो वो एक गैप हो गया है। ओके, सेम वे से फॉर एग्जाम्पल थेरेपिस्ट ने आटे को, जो ओटी ने जो प्लेडो रहता है वो कट करना सिखा दिया सिजर से या नाइफ से, मगर किसी ने अगर वही जो कटिंग की स्किल है वो जाके डेली लाइफ में क्यूकम्बर काटने में या गाजर काटने में नहीं सिखाया, तो वो गैप हो जाता है। तो आपको एक डिटेल स्टडी करनी है कि क्या थेरेपीज में एग्जैक्टली हुआ है, फिर आप पहचान पाओगे कि क्या गैप्स है और वो गैप्स कैसे रिलेटेड है उसके बिहेवियर्स के साथ या जो चैलेंजेस अभी जो आपको दिख रहे हैं। ओके, तीसरा जो एरिया रहता है इस प्ले स्किल्स और लीजर स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और ये एरिया बहुत इन मेनी वेज बहुत निग्लेक्ट होता है जब आप थेरेपीज करते हो। बिकॉज थेरेपीज जब करते हैं तो बहुत सारे थेरेपीज सिखाते हैं कि बच्चे के साथ क्या करना है, मगर जो खेल एक एरिया है वो ऐसा एरिया है, वो एंड प्रोडक्ट है आपके सब थेरेपीज का। जैसे आपने बच्चे को कैच एंड थ्रो बॉल सिखा दिया, मगर वो अगर फंक्शनल पे नहीं गया है तो आप जब तक आप रहोगे कैच एंड थ्रो करते वक्त वो कैच एंड थ्रो कर लेगा, मगर आप निकलते ही जाके मे बी वो रनिंग कर लेगा या चम्मच उठाएगा और स्पिनिंग कर लेगा या फ्लैपिंग कर लेगा। तो उसका मीनिंग क्या है कि यस, अपने प्ले स्किल्स उसको सिखाए हैं, मगर वो प्ले स्किल्स उसके खुद के प्ले स्किल्स नहीं है। बिकॉज प्ले स्किल्स का मीनिंग क्या रहता है, खेलना, खेलने का मतलब रहता है मजा आना, सोचना अलग अलग तरीके से, यही एक चीज के साथ अलग तरीके से मैं कैसे खेलूं, ये सोचना, क्रिएटिविटी का एक जो पार्ट रहता है। तो ये आपको आप अगर उनका प्ले स्किल्स देखोगे, जब वो आप उनके साथ एंगेज नहीं करते हो तो क्या करते हैं, आप अगर वो स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि बच्चा एक्चुअली क्या पसंद करना चाहता है। सेम वे आप अगर जब स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हो, उनके साथ काम नहीं कर रहे हो, तो फ्री टाइम में जब बच्चे को स्टडी करोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि उसकी सेंसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो क्या एक्चुअली चाहता है। वो रनिंग चाहता है, वो क्लाइंबिंग चाहता है, वो जॉइंट की इनपुट चाहता है, वो प्रेशर चाहता है, आपको वो दिखेगा। आपको ये भी दिखेगा कि वो कितना खुद से इंटरेस्ट आपकी तरफ देता है, कि कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि फ्री छोड़ते ही वो अपने कॉर्नर में चले जाते हैं, कोई कोई बच्चे रहते हैं कि वो आते रहते हैं अडल्ट के सामने और आई कांटेक्ट देते हैं, थोड़ा सा टच करते हैं। तो आपको बच्चे के बारे में, बच्चे के जो एरियाज है डेवलपमेंट के, उसके बारे में आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर आप देखोगे कि बच्चा फ्री टाइम में क्या करता है। और ये आपको दिखेगा अगर आप वीडियो बनाओगे, बिकॉज आप उसमें फिर आपको एक्चुअली एज अ थर्ड पर्सन दिखेगा कि बच्चा क्या करता है। ओके, नेक्स्ट जो रहता है इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग यानी वो अपने खुद के काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिविटीज जैसे लीजर है वैसे ही एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। क्योंकि आप जो सादा छोटा सा काम लो, जैसे खाना खाना है, ओके, खाना खाना है, ये एक काम में आपको बैठना आना चाहिए, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक, 30 मिनट तक बैठना आना चाहिए एक जगह पे। आपको दोनों हाथ यूज करके रोटी टेयर करना आना चाहिए। फिर पिंसर मीन्स जो फिंगर की जो पिंसर मूवमेंट रहती है वो आनी चाहिए सब्जी उठाने के लिए रोटी के साथ। या चम्मच से खा रहे हो तो चम्मच स्कूप करके मुंह में डालना, तो मोटर प्लानिंग आता है आपका। अगर हाथ गंदा हो गया रोटी खाते वक्त तो क्या करते हो आप, बच्चा गंदा लगता है तो वो कपड़े पे पोंछता है। तो ये जो एडियल्स है उसमें बहुत सारे एरियाज जो आप थेरेपीज करते हो उसका वो एंड प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे सिटिंग टॉलरेंस आप एबीए में करते हो, या फाइन जो गंदा लगता है तो क्या करते हैं वो ओटी में करते हो। तो अगर आपकी डेली लाइफ में बच्चा खुद के काम खुद से नहीं कर रहा है तो आपके थेरेपीज का कुछ फायदा नहीं होता है, वो कुछ अचीवमेंट नहीं होता है। तो वो एक चीज है, वो स्टडी करनी जरूरी है। दूसरा जो फैक्टर रहता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, कि आप ऑटिज्म ये 1-2 साल का कंडीशन नहीं है, लाइफ कंडीशन है। तो ये स्पीच करना अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, मगर जो मेन पार्ट जो पेरेंट्स, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं इस
कि मैं उसके लिए कितना साल उसके लिए चीज़ें करूँ। उसको खुद का काम करना आना चाहिए। और आप जो एडियल्स सिखाते हो वो एडियल्स एक दिन में नहीं सीखे जाते हैं, उनको टाइम लगता है। आपको गोल लेके जैसे खाना खा खुद से खाना खाएगा, वो खुद से खाना खाएगा, गोल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक कभी कभी कोई कोई बच्चों के साथ चला जाता है। तो अगर ये एरिया निग्लेक्ट कर दो, आप ये एरिया छोड़ दो, तो उससे बच्चे के लाइफ पे और फैमिली के लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। एंड द मेन प्रॉब्लम जो रहता है कि ये एरियाज थेरेपी रूम में नहीं काम होता है उनका। जैसे थेरेपिस्ट पॉटी ट्रेनिंग नहीं करने वाली है, थेरेपिस्ट उसको पॉटी बम धोने को नहीं सिखाने वाली है। ओके, वो आपको ही सिखाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको स्टडी करना है और उसके रिलेटेड गोल रखना है। जो लास्ट पार्ट है इसकी, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा क्या चाहता है, और ये आपको कैसे पता चलेगा। स्पीच, अगर आपके पास स्पीच है, आपके बच्चे के पास स्पीच है, तो वो बता, आप पूछ सकते हो और आप वो बता पाएगा। मगर इवन इफ आपके बच्चे के पास स्पीच नहीं है तो भी वो अपने बिहेवियर से बता पाएगा कि उसको एक्चुअली क्या चाहिए। जैसे बहुत टाइम पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, घर के अंदर रहता है तो शांत रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, घर से बाहर निकलता है तो हाइपर हो जाता है। तो उसका मीनिंग क्या है कि उसको घर के बाहर जाने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन देना है। या आपको विजुअल शेड्यूल दे दिया, उसको उसको बताया, पिक्चर्स के द्वारा बताया कि उसको क्या होने वाला है। या आप उसको हेडफोन्स दिला दिए जिससे वो उसको आवाज़ कम आए सुनने को, और वो ओवरलोड ना हो। या आप उसको एकदम गड़गड़ खिचपिच क्राउडेड एरिया में ना लेके जाए। तो ये आप स्टडी करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। बिकॉज सिर्फ डांटने से, ब्राइब करने से, लालच देने से होता नहीं है। आपको बच्चे को सिखाना है कि उसको क्या चाहिए। और इधर बहुत टाइम मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो रहते हैं और बच्चा जो रहता है, या थेरेपिस्ट जो रहती है और बच्चा जो रहता है, उनमें कभी कभी डिवाइड आ जाता है। बिकॉज पेरेंट्स और थेरेपिस्ट का एक दिमाग में गोल रहता है कि मुझे बच्चा नॉर्मल बनाना है। ओके, और ये एक गलत गोल है। आपको देखना है कि बच्चे को एग्जैक्टली क्या चाहिए, और वो हिसाब से अगर आप काम करोगे तो फिर बच्चा आगे जाएगा। इसके लिए जब मुझे पेरेंट्स, अभी इतने साल में जब पेरेंट्स दिखाते हैं तो बच्चा दिखाते हैं, तो पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन रहता है कि बच्चा नॉर्मल होगा, ठीक होगा क्या। और मैं हर टाइम बोलती हूँ कि मैं बोल नहीं सकूंगी कि ठीक होगा क्या, या सीवियर माइल्डली ऑटिस्टिक है या सीवियरली ऑटिस्टिक है। मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को कि नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये बदलता है। क्यों बदलता है? अगर आपके बच्चे का प्रोफाइल जो है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो सीखने का तरीका है, आप अगर उसके तरीके के हिसाब से जाओगे तो फिर सीवियर ऑटिज्म वाला बच्चा माइल्ड पे चला जा सकता है। ओके, बट अगर आप बोलोगे कि नहीं, मुझे मेरा ही तरीका यूज करना है और मैं बच्चे को जबरदस्ती करके करवाऊंगी वो चीज, तो फिर माइल्ड ऑटिज्म वाला बच्चा सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए द मेन पार्ट इज कि आपको देखना है कि बच्चा क्या चाहता है और बच्चे के हिसाब से थेरेपी करनी है। जैसे एक जो सिंपल एग्जांपल है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चा 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, और वो बोलते हैं मैं सिर्फ चाहती हूँ कि बच्चा बात करे। ओके, बट उधर जो क्वेश्चन पेरेंट भूल जाते हैं इस वो 6 साल का, 7 साल का बच्चा बहुत सारी चीजें बात कर सकता है। आपका बच्चा अगर एक साउंड्स भी नहीं निकालता है तो आप वो गोल रखना, ये गलत गोल है। बट अगर आपका बच्चा बात करके नहीं, आवाज निकाल के नहीं बताता है, मगर बॉडी के बिहेवियर से दिखाता है, ऑब्जेक्ट्स लेके दिखाता है, पिक्चर को पॉइंट करके दिखाता है, तो आपको उसकी तरीके से अगर आप करोगे तो वो ज्यादा कम्युनिकेट कर पाएगा। बिकॉज ऑटिज्म का डेफिनेशन ये नहीं है कि वो उसमें उसका दिमाग कम है। ऑटिस्टिक बच्चों का जनरली दिमाग अच्छा रहता है। जो प्रॉब्लम रहता है इस उनको समझने में और इंफॉर्मेशन निकालने में दिक्कत होती है। तो आप अगर उनके तरीके से जाओगे तो आपको ज्यादा सक्सेस दिखेगा। जैसे अभी एक जो एग्जाम्पल बहुत होता है मेरे बच्चों के साथ, कि जहाँ
ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास स्पीच तो रहती है मगर उनकी समझ लैंग्वेज की ज्यादा रहती है। तो वैसे बच्चों का ऐसे होता है कि अगर मैं उनको बोलूँ कि आप सिर्फ बात करो, आप सिर्फ बात करके आंसर करो, तो वो एंग्शियस हो जाते हैं, डर जाते हैं और वो वर्ड्स नहीं निकाल पाते हैं जो उनको आते हैं। बट अगर मैं उनको ये बोलूँ कि आप बात करो या आप बुक में से बता दो या ऐप में से बता दो या फाइल में से पिक्चर से बता दो, फिर क्या होता है कि उनका डर कम हो जाता है। डर कम हो जाते ही फिर वो वर्ड्स यूज करना चालू करते हैं और फिर उनको ऐप और फाइल में लगती ही नहीं है। ओके, सो बट इसमें फर्क क्या हुआ, मैंने बच्चे को क्या बोला कि तुम तुम्हारे तरीके से बता दो और उसके कारण वो करने लगा, ना कि मैंने बोला कि नहीं तुम बात करके ही बताओगे मुझे। ओके, सो ये जो बच्चे का रिक्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप थेरेपी के गोल्स प्लान करने में। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है जब बच्चा 6 साल के ऊपर चला जाता है या 10 साल के ऊपर चला जाता है, बिकॉज इवन नॉन वर्बल बच्चे 6-10 साल के ऊपर चले जाते हैं तो उनका एक एक्सपेक्टेशन रहता है लाइफ में और उनकी एक समझ रहती है लाइफ में। और बहुत सारे जो बिहेवियर्स आते हैं, नेगेटिव बिहेवियर्स जो आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस है वो शब्द वर्ड्स से या कम्युनिकेशन से बता नहीं पाते हैं। और उनके जो आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, थेरेपिस्ट रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वो उनका सुनना नहीं चाहते हैं, तो उधर बिहेवियर्स आते हैं। तो इसके लिए आपको अगर बेस्ट प्रोग्रेस चाहिए बच्चे में, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि पहले आपको बच्चे को स्टडी करना है। फिर दूसरा आपको देखना है कि कौन से गोल्स हमें सिखाने हैं और फिर कौन से तरीके से सिखाने हैं। अगर आप ये 3 चीजें एक साथ कर पाओ, फिर आपका बच्चे का जो प्रोग्रेस रहेगा वो अपवर्ड कर्व रहेगा, मींस बेटर 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 होते रहेगा। अगर आप ऐसे करोगे कि जहां आप बच्चे को स्टडी करने की जगह कोई भी थेरेपी यूज करो, जैसे इसने रिफर किया इसके लिए मैंने यूज किया, इसने रिफर किया इसलिए मैंने यूज किया, ऐसे करोगे तो फिर बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो सो एट द एंड मेरा सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा होप है कि आपको आज के दिन में, आज ये वीडियो में आपको समझ में आया है कि आपको बच्चे को कैसे स्टडी करना है और आपको बच्चे को कैसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।